Hello everyone, welcome to Prince Civil Services YouTube channel. I am Vaibhav Kulshrestha and today I am going to discuss Global Hunger Index 2021 which is recently published. But before that, I will like to discuss about the initiative launched by Prince College Seeker, in which you can start your preparation for UPSC Civil Services during your undergraduation program BA BSc, so that after completion of your graduation program you can qualify your UPSC exam, and just after your college life you can join the services. So let us start about Global Hunger Index report. So this report is published by two organizations. ये दो ऑर्गेनाइजेशन है, वेल्थ हंगर लाइफ एंड कंसर्न वर्ल्ड वाइड. ये दोनों ही मिलकर इस डेटा को प्रेजेंट करते हैं. इन 2006 इट वाज स्टार्टेड, और जो ये 2021 का लेटेस्ट एडिशन है, ये इस सीरीज का 16वां एडिशन है, 16th एडिशन. इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि वर्ल्ड में अभी बहुत सारी क्राइसिस चल रही हैं, जैसे कोविड सिचुएशन है, कुछ इकोनॉमिक टर्मोइल्स है, वर्ल्ड में बहुत जगह युद्ध भी चल रहे हैं, और ऐसी कंडीशन में हंगर की बहुत ही बुरी स्थिति है जिससे विश्व, हमारा जो वर्ल्ड है, वो जूझ रहा है. और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, जिसका लक्ष्य है कि 2030 तक हंगर को जीरो कर दिया जाए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में कुल मिला के 17 गोल्स बनाए गए हैं, जिसमें से एक जीरो हंगर का भी गोल है कि विश्व में कोई भी प्राणी या व्यक्ति भूखा ना सोए. तो ये जो जीरो हंगर का अचीविंग टारगेट है 2030 तक हमको अचीव करना है, ये धीरे धीरे बहुत स्लो होता जा रहा है और ऐसा लगता है कि हम इस गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे. ये रिपोर्ट बतलाती है. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हंगर क्या है, और हंगर के बारे में कई सारी डेफिनेशंस दी गई हैं अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा. तो यहां पर हंगर की एक डेफिनेशन दी है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, FAO के द्वारा, जो ये बताता है कि हंगर अर्थात भूख ये होता है लैक ऑफ सफिशिएंट कैलोरीज, और इसमें फूड डेप्रिवेशन, इसके साथ साथ अंडर नरिशमेंट as the consumption of too few calories to provide the minimum amount of dietary energy that each individual requires to live a healthy and productive life. किसी भी व्यक्ति को हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जीने के लिए जितने कैलोरीज चाहिए, जो मिनिमम से मिनिमम अमाउंट है, अगर वो किसी व्यक्ति को नहीं मिलते हैं तो वो व्यक्ति हंग्री अर्थात भूखे की श्रेणी में आएगा. अब भूखे में, हंगर में दो तीन और वैरायटी आ जाती है कि अंडर न्यूट्रिशन, माल न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन क्या होता है. तो अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं इट गोज बियॉन्ड कैलोरीज एंड सिग्निफाइज डेफिशिएंसी इन एनी और ऑल ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी, प्रोटीन एंड एसेंशियल विटामिन एंड मिनरल्स. जो हमारी बॉडी के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे खनिज पदार्थ, मिनरल्स, और इसके अलावा विटामिन, प्रोटीन्स, फैट, एनर्जी, ये अगर इन सभी चीजों की कमी हो जाए तो ये अंडर न्यूट्रिशन में आ जाता है. इसके बाद दूसरा टर्म होता है माल न्यूट्रिशन. तो माल न्यूट्रिशन में दोनों ही चीजें आती हैं. एक तो अंडर न्यूट्रिशन मींस बहुत कमी हो जाए, और बहुत कमी के साथ साथ जो बहुत ज्यादा खा जाए. तो अंडर न्यूट्रिशन के साथ साथ ओवर न्यूट्रिशन भी आ जाता है. कई सारे लोग अनबैलेंस डाइट खाते हैं, और अनबैलेंस डाइट के कारण वो थोड़े से फैटी होते जाते हैं, और इस कारण से वो ओवर न्यूट्रिशन है. तो ओवर न्यूट्रिशन और अंडर न्यूट्रिशन दोनों को ही समाहित किया जाता है माल न्यूट्रिशन में. इस रिपोर्ट में भारत की जो स्थिति है वो 101वीं स्थिति है सभी 116 देशों के अंदर. और इसमें, इससे पहले अगर हम पिछले साल की बात करें तो भारत की जो रैंक थी वो 94 थी 107 देशों में. कुल 107 देशों के बारे में तब बताया गया था, गणना की गई थी ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो लास्ट ईयर का था 2020 का. तो एकदम से हम 94 से 101वीं स्थिति पर गिर जाते हैं, अर्थात हमारी जो स्थिति है और भी ज्यादा खराब हो रही है. GHI ग्लोबल हंगर इंडेक्स चार मुख्य तत्वों को अपने अंदर समाहित करती है. सबसे पहला आता है इनएडिकेट फूड सप्लाई. इनएडिकेट फूड सप्लाई को 1/3, एक तिहाई वेटेज दी गई है. उसके बाद दूसरी चीज आती है चाइल्ड मोर्टेलिटी. चाइल्ड मोर्टेलिटी यानी कि
कोई बच्चा उसके जो बाल मृत्यु दर है उसके बारे में बताया गया है, उसको भी हमने 1/3 एक तिहाई वेटेज दिया है। और बाकी की जो वेटेज है वो चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन को दिया हुआ है, 1/3 वेटेज इसको मिलता है। और इसमें 2 कॉलम आते हैं, एक है वेस्टिंग का और दूसरा है स्टंटिंग का। अब सबसे पहले ये वेस्टिंग और स्टंटिंग ये होते क्या हैं, इसको भी समझेंगे। तो इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक में क्या आता है कि जहां पर हम जितने भी एज ग्रुप हैं उन सभी के लिए उसको काउंट करेंगे, अर्थात चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी भी एज के हों, किसी भी जेंडर के हों, उन सभी को इसमें काउंट किया जाएगा। और उनको अगर प्रॉपर फूड इनटेक, प्रॉपर कैलोरीज इनटेक नहीं मिल पाते हैं तो उसमें इन्हें रखा जाता है। दूसरी चीज है यहां पर चाइल्ड मोर्टेलिटी। यहां पर जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनमें चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को नापा जाता है। और उसके बाद आता है वेस्टिंग और स्टंटिंग, जो कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन में काउंट किया जाता है। तो अंडर न्यूट्रिशन में सबसे पहले आप समझिए कि वेस्टिंग स्टंटिंग होता क्या है। यहां पर ये जो बच्चा है ये नॉर्मल बच्चा है, अर्थात ये खाता पीता है, प्रॉपर जितनी डाइट होनी चाहिए उतनी डाइट मिलती है, तो इसकी एज के हिसाब से इसकी हाइट जितनी होनी चाहिए वो मिलेगी। वहीं इसके आगे वाले जो व्यक्ति दिखाई दे रहा है ये उदाहरण है वेस्टिंग का। और उसके नीचे लिखा है लो वेट फॉर हाइट। हाइट तो उसकी बढ़ जाती है लेकिन उसको न्यूट्रिशंस कैलोरीज इतनी नहीं मिल पाती, इसके कारण उसका वजन बहुत कम रह जाता है। तो जब वजन कम रह जाता है, हाइट तो बढ़ जाती है, तो उसको बोलते हैं वेस्टिंग। स्टंटिंग का मतलब होता है जब हाइट भी ग्रो ना करे, जब न्यूट्रिशंस नहीं मिलेंगे तो एज तो बढ़ेगी लेकिन हाइट नहीं बढ़ पाती है, तो यहां पर इसको बोलते हैं स्टंटिंग। और यहीं पर आगे एक दिखाया हुआ है जिसको कहते हैं अंडरवेट। अब यहां पर एज के साथ साथ बहुत ज्यादा वेट कम हो जाता है तो उसको अंडरवेट कहते हैं। एक पर्टिकुलर एज पर प्रत्येक व्यक्ति का एक निश्चित श्रेणी में वजन होना चाहिए, और अगर उससे कम है तो वो अंडरवेट है, उससे ज्यादा है तो वो ओवरवेट है। तो हम समझ रहे थे वेस्टिंग और स्टंटिंग के बारे में। स्टंटिंग मतलब हाइट नहीं बढ़ना, और वेस्टिंग का मतलब हाइट तो बढ़ना लेकिन सूखा रह जाना क्योंकि उसको न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं। और इसके साथ साथ जो स्टंटिंग होते हैं, स्टंटिंग है, और इसके साथ साथ जो स्टंटिंग है वो क्रोनिक है, लॉन्ग टर्म मेजर होता है अंडर न्यूट्रिशन का। वहीं जो वेस्टिंग है इट इज एन एक्यूट एंड शॉर्ट टर्म मेजर। अगर हम इस व्यक्ति को इसको अगर हम कुछ खाना वाना खिलाएंगे तो ये नॉर्मल में बदल सकता है, लेकिन जो स्टंटिंग है जिसकी हाइट रुक चुकी है उसको हम कितना भी खाना खिलाएं, उसका विकास तो हो सकता है लेकिन उसकी हाइट नहीं बढ़ सकती है। ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट डालता है, ये शॉर्ट टर्म इफेक्ट डालता है। मींस वेस्टिंग को हम ज्यादा चिंता नहीं कर सकते, ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। स्टंटिंग की ज्यादा चिंता करने की जरूरत है क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट और इंपैक्ट दिखाई देता है। तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स जिसमें ये मेन चीज है अंडर न्यूट्रिशन, अंडर नरिशमेंट और चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग, चाइल्ड मोर्टेलिटी, इसके बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके साथ साथ चाइल्ड वेस्टिंग it can manifest as a result of an immediate lack of nutritional intake and sudden exposure to an infectious atmosphere। चाइल्ड वेस्टिंग जो अभी मैंने आपको दिखाया, जो जिस बच्चे की हाइट तो बढ़ती है उसके एज के साथ साथ लेकिन वो सूखा रह जाता है क्योंकि उसको खाना प्रॉपर नहीं मिल पाया, तो चाइल्ड वेस्टिंग ये चीज हो जाती है। और यहां पर अगर हम उसको कैलोरीज प्रोवाइड कराएं तो हो सकता है कि वो थोड़ा सा कुछ समय के बाद उसका स्वास्थ्य ठीक हो जाए और वो वेस्टिंग की श्रेणी से निकलकर नॉर्मल चाइल्ड की श्रेणी में आ जाए। अगली चीज है स्टंटिंग। स्टंटिंग मींस इसकी हाइट कम रह गई है इस बच्चे के कंपैरिजन में, तो यहां स्टंटिंग की एक पूरी साइकिल चलती है। जैसे जो माल नरिश्ड मदर है, जो गर्भवती मां है, अगर उसको प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो जो बेबी होगा वो अंडरवेट बेबी होगा। अंडरवेट जितना वजन होना चाहिए बर्थ के टाइम पर उतना वजन नहीं होगा। और उसके बाद जब इसका विकास होगा, क्योंकि इसको माँ को भी प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिले और इसी के कारण इसका जो विकास पूर्णतः नहीं हो पाया, और इसीलिए इसकी हाइट भी, ऊंचाई भी रुक जाती है, अवरुद्ध हो जाती है और स्टंटेड चाइल्ड बन जाता है।
अब यही स्टंटेड चाइल्ड अगर गर्ल चाइल्ड है, धीरे धीरे ये भी बड़ी होगी और बड़े होने के बाद इसकी भी अवस्था गर्भावस्था में आएगी, तो इसके भी जो बच्चे होंगे उनमें भी स्टंटिंग का एक लंबा दौर चलता हुआ सा दिखाई देगा। अर्थात ये एक साइकिल होगी, जिस साइकिल को तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन, द जीएचआई हाईलाइट्स दैट द India's dismal record in a domain that it can hardly defend, which is child undernutrition, and India's wasting prevalence 17.3% is one among the highest in the world. अर्थात भारत में जो वेस्टिंग है, मींस किसी की हाइट बढ़ जाना लेकिन सूखा रह जाना क्योंकि उसे न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, वो वर्ल्ड में हाईएस्ट में से एक है। 17.3% बच्चे वेस्टिंग की श्रेणी में आते हैं। उनकी हाइट तो बढ़ गई, न्यूट्रिशंस नहीं मिले हैं। और इसके साथ साथ इट्स परफॉर्मेंस, और इसके साथ साथ इसकी जो परफॉर्मेंस है इन स्टंटिंग व्हेन कंपेयर टू वेस्टिंग इज नॉट दैट डिसमल दो। हमने हमेशा टारगेट किया स्टंटिंग को, वेस्टिंग को ज्यादा टारगेट नहीं किया, इसीलिए जो स्टंटिंग वाला डेटा है वो थोड़ा सा हमको बेटर दिखाई देता है। तो चाइल्ड स्टंटिंग इन इंडिया डिक्लाइंड, पहले 1998 से 2002 के बीच में कभी 54.2% रहती थी, अब ये 54.2% से घटकर 34.7% रह जाती है इन 2016 एंड 2020, इसके बीच में। इसका मतलब चाइल्ड स्टंटिंग पे हमने बहुत अच्छी पॉलिसीज को यूज किया, उसका काफी अच्छा इंप्लीमेंट हुआ जो कि हमारे सामने डेटा के रूप में दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर हम वेस्टिंग की बात करें, child wasting remains around 17% throughout the 2 decades of the 21st century. Means आप स्टार्ट कर दीजिए 2000 से लेके 2010, फिर 2011 से 2020, इन दोनों में ही आपको दिखाई देगा कि 17% के आसपास डेटा कहीं रुका हुआ है, उसमें कहीं डिक्लाइनेशन हमें नहीं दिख रहा है, वो नीचे ग्राफ नहीं जा रहा है, वो अभी भी स्थिर है, कांस्टेंट है। अर्थात यहां पर यह विषय चिंतनीय है कि हमको वेस्टिंग के ऊपर वर्क करना चाहिए। स्टंटिंग पे तो हमारा बहुत अच्छा प्रयास चल रहा है। अगर इंडिया वेस्टिंग को टैकल करना चाहती है बहुत अच्छे से, तो उसके बारे में भी बताया गया है कि इफ इंडिया कैन टैकल वेस्टिंग बाय इफेक्टिवली मॉनिटरिंग रीजन्स that are more vulnerable to socio-economic and environmental crisis, it can possibly improve wasting and stunting simultaneously. तो यहां पर बात की गई है कि हमें अलग अलग देखने की जरूरत नहीं है। वेस्टिंग और स्टंटिंग ये दो प्रोसेस हैं। अगर किसी बच्चे को न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं तो वो वेस्टिंग में कन्वर्ट हो सकता है, वेस्टिंग से वो नॉर्मल में भी कन्वर्ट हो सकता है। और अगर वेस्टिंग इसका चल रहा है और इसके साथ साथ मान लीजिए कोई मदर है जो गर्भावस्था में है, वो वेस्टिंग की श्रेणी में है, प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिला, तो उसका जो बेबी होगा वो भी अंडर वेट होगा, मींस वो फर्दर स्टंटेड कैटेगरी में आ जाएगा। तो हमें इन दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए यहां पर बताया जा रहा है कि देयर सीम्स टू बी नो शॉर्टकट वे ऑफ इंप्रूविंग स्टंटिंग विदाउट एड्रेसिंग वेस्टिंग। मींस वेस्टिंग को हम टारगेट करें, वेस्टिंग के साथ साथ स्टंटिंग को टारगेट करें। अभी तक जो रिकॉर्ड है, जो हमारा अप्रोच है, वो ये अप्रोच है कि हम स्टंटिंग को टारगेट कर रहे हैं। यहां पर हमें वेस्टिंग के साथ साथ स्टंटिंग दोनों को ही टारगेट करना है, क्योंकि वेस्टिंग स्टंटिंग में कन्वर्ट हो जाती है। इसीलिए यहां पर बताया गया है कि वर्तमान की जो सिचुएशन है, एडिशनली स्टडीज सेज दैट COVID-19 is likely to exacerbate child undernutrition in general and child wasting in particular. मीन्स ये जो कोविड-19 है इसमें ये कंडीशन और खराब हो गई है, क्योंकि हुआ क्या कि कोविड-19 में जितना भी गवर्नमेंट का स्टाफ था जो इन सब चीजों के ऊपर वर्क करता था, उसको भी कोविड-19 के लिए लगा दिया गया, कोई दूसरे कार्यों पे लगा दिया गया, तो इस क्षेत्र को ध्यान नहीं दिया गया। अर्थात ये डेटा अब और भी ज्यादा बढ़ जाएगा और ऐसे में जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम का जो रिजल्ट होना चाहिए वो हमारे सामने बेहतर नहीं आ पाता है। साथ ही यह भी बताया गया है इस रिपोर्ट में कि चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, जो बाल मृत्यु दर है, उसके ऊपर भारत में बहुत अच्छा कार्य किया गया है। मींस चाइल्ड मोर्टेलिटी पे हमारी जो पकड़ है वो काफी अच्छी है। जैसे हमने स्टंटिंग पे काफी बेहतर पकड़ बना के रखी है, क्योंकि वो उसका डेटा डिक्लाइन किया है।
वेस्टिंग पे हमें टारगेट करना है, तो चाइल्ड मोर्टेलिटी ये भी हमारे लिए एक पॉजिटिव चीज बताती है कि हमने थोड़ा बेहतर वर्क किया है। और इसके साथ साथ ये स्टडी सजेस्ट करती है कि चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन एंड मोर्टेलिटी आर यूजुअली क्लोजली रिलेटेड, एज चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट फैसिलिटेटिंग रोल इन चाइल्ड मोर्टेलिटी। तो चाइल्ड, अगर कोई बच्चा है उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, अंडर न्यूट्रिशन रहता है, तो उसकी संभावना है कि उसकी मृत्यु हो जाए। तो इन दोनों को एक साथ लेकर चलने की जरूरत है, और ये दोनों एक दूसरे से क्लोजली जुड़े हुए हैं, इनको अलग करके हमें देखने की जरूरत नहीं है। और इसमें यह भी बताया गया है कि जो भारत की चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है, वो सब सहारा अफ्रीकन कंट्रीज की जो वहां पर उन देशों में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट है उससे थोड़ा सा कम है। और इसके साथ साथ ये बताता है कि इंडिया वाज नॉट एबल टू इंश्योर बेटर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन अंडर 5 years. It was able to save many lives due to the availability of and access to better health facilities. तो ये सारी डेटा हमारे इस रिपोर्ट में दिया गया है। अब हम बात करते हैं अलग अलग देशों को क्या रैंक दी गई है। तो सबसे पहले 18 देशों के एक समूह को फर्स्ट रैंक से नवाजा गया है, जिसमें बेलारूस, बोस्निया हर्जेगोविना, ब्राजील, चिली, चाइना, क्रोएशिया, क्यूबा, एस्टोनिया, कुवैत, लातविया, लिथुआनिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैकेडोनिया, रोमानिया, सर्बिया, स्लोवाकिया, टर्की, उरुग्वे, ये वो कंट्रीज हैं, ये वो 18 देश हैं जिनको एक साथ पहली रैंक पे रखा गया है। इसके बाद कुछ हमारे पड़ोसी देश हैं, तो पड़ोसी देशों को भी ध्यान रखना है, पड़ोसी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो आप यहां पर देखिए म्यांमार, म्यांमार को 71वीं रैंक मिली है, 71 रैंक है। वहीं नेपाल की 76 है, बांग्लादेश की 76 है, अर्थात 76 रैंक दोनों को ही मिली है, बांग्लादेश और नेपाल दोनों को ही। और इसके बाद आता है आपका यहां पाकिस्तान, 92th रैंक है, मींस भारत से तो भी बेटर है। और इसके साथ साथ यहां पर ही आप देखेंगे भारत की जो रैंक है वो 101वीं रैंक है, और अफगानिस्तान की रैंक 103वीं है। और अगर हम इधर साइड में देखेंगे, अर्थात बिल्कुल इस श्रेणी के अंतिम छोर पर, तो यहां पर आपको दिखाई देगा कि सोमालिया की रैंक है 116, अर्थात सबसे ऊपर बेलारूस है, सबसे नीचे बॉटम पे सोमालिया है। भारत की रैंक 101वीं है। जीएचआई रिपोर्ट में भारत को अलार्मिंग सिचुएशन में रखा गया है, अर्थात यहां की जो हंगर को लेकर रिपोर्ट है वो ज्यादा अच्छी नहीं है, अलार्मिंग सिचुएशन है, अर्थात हमें चेत जाना चाहिए, इसके ऊपर कुछ नई पॉलिसीज बना के बेहतर इंप्लीमेंटेशन उसका करना चाहिए। तो इस तरीके से अभी हमने बात करी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में। अब दो क्वेश्चन है आपके लिए जिसमें आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है, फॉर ईच कंट्री जीएचआई वैल्यूज आर डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स? फर्स्ट हंगर, सेकंड चाइल्ड वेस्टिंग, थर्ड चाइल्ड स्टंटिंग, फोर्थ चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट। तो आपको ये बताना है कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जिन आधार पर इस जीएचआई को डिसाइड किया जाता है उसमें कौन कौन चीजें आती हैं। सेकेंड क्वेश्चन पूछ रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। सेकेंड क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रैंक्स इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021। नेपाल, पाकिस्तान, इंडिया, म्यांमार, सोमालिया। तो बढ़ते हुए क्रम में जो रैंक हैं उसके अकॉर्डिंग हमें इनको व्यवस्थित करना है, और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस तरीके से आज हमने बात करी ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट के बारे में। आई होप आपको बेहतर समझ में आया होगा। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। थैंक यू।